हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड दैट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक मोस्ट प्रोबेबली आपको इस बात का एहसास नहीं होगा या हो सकता है आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन रहा हो। जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि वाटर ज्यादा जरूरी है लिविंग सिस्टम के लिए या ऑक्सीजन, मतलब अगर इन शॉर्ट अगर ऐसे हम आपसे एक सवाल पूछें कि हमें मतलब एक ह्यूमन बॉडी को या एक ह्यूमन सिस्टम को अगर सर्वाइव करना है या एक लिविंग सिस्टम को सर्वाइव करना है या एक लिविंग सिस्टम को एग्जिस्ट करना है तो पानी ज्यादा जरूरी है वाटर। तो नॉर्मल लोगों के का जो आंसर होगा वो ये होगा या वो ये सोचेंगे ऐसा कि अगर हम सांस नहीं लेंगे, ऑक्सीजन अगर हम नहीं लेंगे तो 1 मिनट से ज्यादा तक अगर हम कोशिश भी करेंगे तो बहुत एक्सेप्शनली कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो 1 मिनट तक अपनी सांस को रोक पाएंगे, अदरवाइज हमारी मौत हो जाएगी। मतलब अगर हम इसको इस वे में समझते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू वाटर। क्योंकि अगर हम पानी नहीं भी पीते हैं 2, 3, 4, 5 घंटे तक तो हमारे लाइफ में, हमारे एग्जिस्टेंस में इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन आपको ये जान के बड़ी प्रसन्नता होगी, आपको जान के बड़ा ही सरप्राइज होगा, इट इज एस्ट्रोनाइजिंग कि अगर हम ये कह दें बायोलॉजिकली कि किसी भी लिविंग एग्जिस्टेंस के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। मतलब ये कि अगर लाइफ अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए पानी चाहिए। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में समझाएं कि आपने सुना होगा, आप टीवी में, न्यूज़पेपर में ये सब चीजें देखते रहते होंगे कि हम अगर दूसरे ग्रह पे जाते हैं, दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं किसी भी लिविंग के एग्जिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, पता करने के लिए, तो हमारा जो प्राइम मोटिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम ये पता कर पाए कि क्या वहां पानी है, क्या वहां वाटर की अवेलेबिलिटी है। अब ऐसा क्यों? आप ये इस बात को जरा सोच के देखिए कि हम पानी ढूंढने जा रहे हैं, हम ऑक्सीजन ढूंढने नहीं जा रहे हैं, है ना। तो इस बात का तो क्लियर हो गया कि हम पानी क्यों ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब पानी, वाटर इज मोर एसेंशियल देन एन ऑक्सीजन, राइट। मतलब ऑक्सीजन अगर नहीं भी है, पानी अगर वहां है किसी भी प्लैनेट पे, तो हम ये 100% तय कर सकते हैं कि वहां हम किसी भी लिविंग सिस्टम को एग्जिस्ट करा सकते हैं। या हम अगर दूसरे शब्दों में ये बात आपसे बताएं कि वहां लिविंग सिस्टम एग्जिस्ट करेगा अगर वहां वाटर है। अब उसको समझने के लिए ही जो फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं, वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल बने रहिएगा ताकि वो सारी चीजें जो नीट लेवल की हैं, जो क्लास 11th लेवल की हैं, कुछ चीजें आपके 10th में भी काम आएंगी, कुछ चीजें आईसीएसई बोर्ड के 7th 8th के लिए भी काम की वीडियोस होंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद भी आएगा ताकि आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकें, दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकें। तो आप ऐसे समझिए कि फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को अगर हम ऐसे डिस्कस करें, मैं यहीं पे इसको लिख भी दे रहा हूं, 6CO2 plus 6H2O will give C6H12O6 plus 6O2। मतलब एक बार जस्ट एक हमने समरी बनाया है, एक छोटा सा लिख दिया ताकि मैं यहां पे आपको डिस्क्राइब कर सकूं, मैं यहां पे आपको बता सकूं कि कैसे फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ये मैंने CHL लिखा है विच इज अ सिंबल फॉर क्लोरोफिल। मतलब ये कि अगर पानी है ना, अगर वाटर है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। इट मींस एटमॉस्फेयर में जो आप 21% ऑक्सीजन देख रहे हैं, जो 21% ऑक्सीजन पूरा ब्रह्मांड या पूरा लाइफ, पूरी द प्रजाति ऑफ द लिविंग सिस्टम यूज कर रहे हैं एरोबिकली, वो सारा का सारा ऑक्सीजन यहां पहले से नहीं था। यहां उन ऑक्सीजन का जो एग्जिस्टेंस हुआ है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। अब ये तो बड़ा ही मतलब सरप्राइजिंग है। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में समझे, बहुत आसान शब्दों में, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे शिक्षक या हमारे टीचर जो हमें वो पढ़ाते रहते हैं कि हम CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मतलब वी टेक O2 एंड वी रिलीज CO2। तो एक दिमाग में ख्याल ये भी रहता है कि जो O2 हम ले रहे हैं वही O2 CO2 में भी अवेलेबल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन CO2 का नहीं है। जो फोटोसिंथेसिस में जो CO2 यूज हो रहा है, ये ऑक्सीजन यहां नहीं है, ये ऑक्सीजन इस वाटर का ऑक्सीजन है, जो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूजुअली ये दिमाग में रहता है कि प्लांट जो CO2 लेता है वही
ऑक्सीजन रिलीज भी करता है। ऑब्वियसली प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, लेकिन दैट ऑक्सीजन इज नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, दैट ऑक्सीजन इज फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। इसको भी हम लोग देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने ढेर सारा काम किया फोटोसिंथेसिस के लिए, और अलग अलग चीजों को जो डाउटफुल था उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि क्यों हमने ये बात कही कि जो ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो रहा है हमारे लिए, हमारे रेस्पिरेशन के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट न होते हुए वो वाटर का पार्ट है। वहां भी हम इसको प्रूव करेंगे, वहां देखेंगे, क्योंकि कई सारे लोग हैं, कई सारे साइंटिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड वाइड जिन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू अलग अलग चीजों को प्रूव किया। इसीलिए इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक मैंने बनाया है कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन फोटोसिंथेसिस। तो एक एक करके चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इन कंट्रीब्यूशन बाय ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट, देखिए जितने भी साइंटिस्ट ने अलग अलग ढंग से कंट्रीब्यूशन दिया, उसमें जो हम लोग भी देखने वाले हैं, वी हैव ऑलमोस्ट 21 कंट्रीब्यूशन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही लोग थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। देयर आर लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना अलग कंट्रीब्यूशन दिया इस प्रोसेस में, ताकि फोटोसिंथेसिस के बारे में आप लोगों तक, आप सभी बच्चों तक वो सारी जानकारी विद एविडेंस, विद प्रूफ पहुंच सके, ताकि आप प्रॉपर ढंग से हर एक प्रॉब्लम को, हर एक क्वेश्चंस को नीट लेवल पे या स्कूल एग्जामिनेशन लेवल पे, बोर्ड एग्जामिनेशन लेवल पे आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको एक एक करके, ये सारी चीजें हैं। आपको अगर ये फॉन्ट थोड़ा छोटा दिख रहा हो, आप अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आप इस फोटो को प्रॉपरली जूम करके भी वीडियोस में भी देख सकते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं आप अपने नोट्स बनाने के लिए। इसीलिए मैंने ये कोशिश किया है। मैं और लोगों की तरह वीडियोस नहीं बनाता कि मैंने आपको एक स्लाइड बना दी पीपीटी की और एनसीईआरटी की बुक सामने रख के स्क्रीन पे मैं पढ़ाऊं। मुझे ऐसा एहसास हुआ है, महसूस किया मैंने कि वो एक रोट मतलब स्टडी हो गई कि हम बुक को लाइन बाय लाइन करके आपको पढ़ा रहे हैं एक छोटे बच्चों की तरह। मैंने क्या करा, मैंने उसको एक जिस्ट फॉर्म में, उसकी समराइज फॉर्म में आपको इस बोर्ड पे मैंने लिख दिया है। एक एक करके मैं जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, इसमें भी हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना है, बस मैंने आपके सहूलियत के लिए इन सभी चीजों को, जो कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, अलग अलग रिसोर्सेज से मैंने इन सभी को इकट्ठा किया है, कंपाइल किया है, और उनमें से भी सिर्फ उन्हीं साइंटिस्ट को मैंने यहां लिखा है जिनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में या नीट पर्पस से या एम्स के एग्जाम्स में आ चुका है, ताकि आपसे कोई भी सवाल छूट ना जाए। इस बात का मैंने पूरा पूरा ख्याल रखा है। तो जो पहले हैं हमारे, वो है जोसेफ प्रिस्टले। आप इनके बारे में एक चीज और जान सकते हैं, ही वाज द ओनली साइंटिस्ट जो ऑक्सीजन की डिस्कवरी के लिए इनको क्रेडिट दी जाती है। जो है ऑक्सीजन हमारा है केमिस्ट्री में, या नॉर्मल हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, उसकी डिस्कवरी भी इन्होंने ही की थी। और इनफैक्ट इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था कि एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करने का काम जो है वो ऑक्सीजन ही करता है। जितने भी CO2 होते हैं प्लांट्स उसको यूटिलाइज करते हैं। इवन ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट प्लांट यूजेस CO2 एंड गिवन आउट O2, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट पॉल्यूशन को, मेनली ऑफ CO2 और सम अदर गैसेस, उसको वो मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट वी हैव जैन इंगेनहाउस, दैट इज 1779। इन्होंने क्या कहा, ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट प्यूरिफाइज एयर। आप समझिएगा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ग्रीन पार्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिफाइंग एयर। लेकिन इसी के जस्ट बाद आए साइंटिस्ट, उन्होंने दो अलग अलग चीजें बोली। यहां पे इन्होंने बोला ग्रीन प्लांट, जो काम था हमारा प्रिस्टले का, लेकिन इन्होंने क्या कह दिया, ग्रीन पार्ट। उसके बाद जो तीसरे साइंटिस्ट था एनटी डी सॉरे, जो सॉस्यूरे है 1804, इन्होंने कहा वाटर जो है वो एक रिएक्टेंट की तरह काम करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। रिएक्टेंट आप जानते हैं केमिस्ट्री में, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मैंने ऊपर लिख रखा है, ये सभी रिएक्टेंट्स हैं, और जो राइट हैंड में है वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। राइट हैंड में क्या है हमारा बच्चों, ये हमारा
प्रोडक्ट है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो हमारे चौथे साइंटिस्ट हैं प्लेचियर एंड कविंट्राउ 1818 में इन्होंने एक्चुअली क्लोरोफिल के बारे में टर्म दिया। इन्होंने कहा ये वही पार्ट है, सबने अलग अलग बातें कही। इन्होंने कहा ग्रीन प्लांट जो है एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करता है। हाउस ने कहा ग्रीन पार्ट, मतलब ग्रीन प्लांट में भी सारे पार्ट तो ग्रीन होते नहीं है। फ्रूट भी पीले कलर का हो सकता है, रूट का कलर ग्रीन नहीं हो सकता है, लीफ का कलर कोई जरूरी नहीं है कि हर लीफ का कलर ग्रीन ही हो। उन्होंने स्पेसिफाई किया कि प्लांट्स का हर वो पार्ट जो ग्रीन है सिर्फ और सिर्फ वही साइट है फोटोसिंथेसिस का। यह हमें ध्यान में रखना है। क्या कहा मैंने? जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, चाहे वो कोई भी पार्ट हो, अगर स्टेम के बाद में भी ग्रीन पार्ट है तो इसका मतलब हो गया कि वहां क्लोरोफिल 100% होगा। अगर रूट में है, वैसे रूट में नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए बात डिस्कस कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी पार्ट ग्रीन है प्लांट्स के, वहां पे 100% क्लोरोफिल है और देयर इज अ पॉसिबिलिटीज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द केस, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोप्लास्ट है, वही किचन ऑफ द सेल कहलाता है, वही साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ओके फाइन। तो सो वी हैव फिफ्थ साइंटिस्ट लिविग, जे लिविग 1845। जे लिविग 1845 इन्होंने क्या कहा, जो कार्बन का जो सोर्स है प्लांट के लिए, मतलब जो प्लांट कार्बन यूज करता है फॉर द रिडक्शन प्रोसेस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, तो उसका जो मेन सोर्स है वो CO2 ही है। ये उन्होंने डिस्क्राइब किया, ये उन्होंने अपने एक्टिविटीज के थ्रू, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए ये प्रूव किया कि जो कार्बन का सोर्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। देन वी हैव J.V. शेक 1854। इन्होंने प्रूव किया कि जो ग्लूकोज स्टोर हो रहा है वो डायरेक्टली ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर कभी भी नहीं होगा। आपको ये बता दूं मैं, यहां पे आपको याद रखना है, जो स्टार्च है इसको हम स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट भी कहते हैं, स्टोर्ड फूड इन प्लांट। ये याद रखना है, ये MCQ में बहुत बार आता है छोटी क्लासेस में। स्टोर्ड फूड इन प्लांट, स्टार्च, मतलब ये इन्होंने ये प्रूव किया था कि ग्लूकोज जो है इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर वो प्लास्टिड में या माइलोप्लास्ट में अगर रहेगा तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं रह सकता है। इससे क्या नुकसान है कि वो रिएक्टिव है, वो बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो फॉर मेक इट अनरिएक्टिव, ताकि उसको लंबे समय तक स्टोर किया जा सके, स्टार्च में जो कन्वर्जन की बात करी थी वो हमारे शेक साहब थे, शेक महोदय थे, जिन्होंने 1854 में ये प्रूव किया था। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है ना। आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं वीडियोस को बहुत आसानी से, ठीक है। जूम नहीं हो पा रहा है अगर आपके फोन में या आपके सिस्टम पे, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार स्क्रीन को ब्लैंक छोड़ रहा हूं, मैं हट जा रहा हूं स्क्रीन के सामने से, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट इजीली ले सके, ठीक है। देन वी हैव एक्सक्यूज मी बाउजेन-डॉल्च 1864। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रूव किया जो O2 रिलीज हो रहा है उसका वॉल्यूम और जो CO2 प्लांट कंज्यूम कर रहा है उसका वॉल्यूम इक्वल अमाउंट में है। उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, जितना प्लांट CO2 लेगा, है ना। यहां देखिए लिखा है मैंने CO2 कंज्यूम, यहां लिखा है मैंने CO2 कंज्यूम, जितना कंज्यूम करेगा उतना ही ऑक्सीजन रिलीज करेगा। एक चीज ख्याल रखना है, मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, कई बार मैंने इसको बताया भी है कि जो प्लांट CO2 ले रहा है, दैट ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट विद ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन। जो ये ऑक्सीजन आप देख रहे हैं ये हमारा वाटर का ऑक्सीजन है, जो आइसोटोपिक फॉर्म में साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि जो आप एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिल रहा है आपको सांस लेने के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्ट बिल्कुल नहीं है, वो वाटर का पार्ट है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैव एंगलमैन, ENGEL, एंजल भी पढ़ते हैं कुछ लोग इसको, एंगलमैन। ये 1884 में इन्होंने क्या कहा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, याद रखना है, द क्लोरोप्लास्ट ही वो पार्ट है, वो साइट है जहां पे फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली होता है। और इन्होंने ये भी प्रूव किया था कि अलग अलग वेवलेंथ जो है वो स्पेसिफिक होता है, मतलब एक सर्टेन वेवलेंथ पे जो फोटोसिंथेसिस का रेट होगा वो मैक्सिमम होगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में। एंड देन वी हैव ब्लैकमैन 1905। इन्होंने डार्क रिएक्शन के बारे में बताया था, याद रखना है, ये हम लोग पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस को दो तरह से डिफरेंशिएट किया गया है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन के बारे में किसने कहा? ब्लैकमैन ने। और इन्होंने एक लॉ भी दी थी जिसको कहा गया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर।
कि किन किन चीजों पे फोटोसिंथेसिस जो है, जो डार्क रिएक्शन है, वो डिपेंड करता है, किन किन चीजों के कारण जो स्टार्च का फॉर्मेशन है वो फेवर करता है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में बहुत अच्छे ढंग से। देन वी हैव द 10th साइंटिस्ट इमर्सन एंड अर्नोल्ड। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, इमर्सन एंड अर्नोल्ड। इन्होंने फोटोसिंथेटिक यूनिट की बात करी थी। इन्होंने ही बताया कि जो फोटोसिंथेटिक यूनिट है वो किस तरह क्लोरोफिल के कारण फोटोसिंथेसिस होता है, इसके बारे में जानकारी दी थी कि देयर शुड बी सम मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल फॉर द सिंथेसिस ऑफ starch in the plant, in the green part of the plant, so that the photosynthesis can be easily accomplished. So that is what the role of the Emerson and Arnold in 1932. Then we have Robert Hill. Hill reaction जो आप पढ़ते हैं वो इन्हीं के द्वारा बताया गया था। इन्होंने ही डिमोन्स्ट्रेट किया आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट रिलीज O2 in CO2 फ्री एनवायरमेंट। मतलब अगर हम CO2 नहीं भी रखते हैं और आपके पास अगर क्लोरोप्लास्ट है तो आप इजीली देख पाएंगे कि दैट क्लोरोप्लास्ट कैन रिलीज O2 फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ H2O। ये प्रूव करना था इनको कि प्लांट में जो CO2 प्लांट कंज्यूम करता है वो CO2 कभी भी ऑक्सीजन नहीं देता, वो O2 जो है वो ऑक्सीजन है, वो वाटर से आता है। ये टर्म मैंने अभी कई बार बात करी इस वीडियोस के दौरान, हमें इस बात का बेहतर ढंग से ख्याल रखना है। एंड देन वी हैव वॉन नील 1937। इन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया फोटोसिंथेसिस के बारे में, लाइट डिपेंडेंट के बारे में, लाइट रिएक्शन के बारे में, एंड ऑल्सो प्रूव कि जो ऑक्सीजन आ रहा है वो वाटर से ही आ रहा है। क्योंकि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सल्फर बैक्टीरिया पे तो उन्होंने देखा कि सल्फर बैक्टीरिया में जो सल्फर है वही बाहर रिलीज हो रहा है, जो एक प्रूफ था कि इफ वी टेक H2O तो दैट H2O gives O2 because in the case of bacteria H2S gives sulfur। जो मैंने छोटा सा इक्वेशन बनाया है 2H2S plus CO2, बैक्टीरिया प्रेजेंस में 2 सल्फर मॉलिक्यूल बन रहा है और यही नॉर्मल प्लांट्स में ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो हमें ध्यान में रखना है। देन वी हैव रूबेन, रैंडल एंड कैमेन। 3 लोग थे, इन तीनों लोगों ने मिलके इन 1941, कब की बात बताई मैंने, 1941 इन्होंने हैवी आइसोटोप यूज किया ऑक्सीजन का और इन्होंने उसको कि ऑक्सीजन ही रिलीज होता है वाटर से एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, ताकि दुनिया को ये कंफर्म हो सके कि बार बार जो अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उनको, उन बातों को उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट करके एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर दिया कि H2O का ही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आता है, जो एटमॉस्फेयर को प्यूरिफाई करता है, जिन्होंने बार बार अलग अलग लोगों ने ऑक्सीजन की बात करी थी। तो ही वाज द साइंटिस्ट, दे वर द ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने रेडियो एक्टिव वाटर यूज किया, जिसमें मैंने जो ऊपर में यहाँ पे 18 लिखा है, दैट इज द मास ऑफ आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। देन वी हैव ऑन 14th नंबर आर्नोल्ड, एलन एंड वैटले 1954। कब की बात है ये, 1954। इन्होंने फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में बात बताई थी। अब इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है ये फोटोफॉस्फोराइलेशन। मैं वैसे थोड़ा सा बता दूं आपको यहां कि द फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोफॉस्फोराइलेशन, बस ये वर्ड काफी है समझने के लिए, फिर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। देन वी हैव मेल्विन कैल्विन, जिनको हम कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ही एक्सप्लेन्ड डार्क रिएक्शन, ये याद रखना है। डार्क रिएक्शन कहां होता है, स्ट्रोमा में। मैं बार बार बता रहा हूं, याद रखना है। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन ग्रेना पार्ट में, या ग्रेनम लैमेली भी कहते हैं। देन वी हैव हिल एंड बैंडल 1960। इन्होंने जेड स्कीम दिया था लाइट रिएक्शन का। ये हम लोग बात करेंगे जब लाइट रिएक्शन डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज जेड स्कीम। जेड स्कीम में आपको बताया गया था 2 तरह की बातें होती हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट पार्ट में। देन वी हैव मिचेल 1961। इन्होंने केमियोस्मोटिक थ्योरी दी थी। क्या दी थी, केमियोस्मोटिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है एंड देन हाउ वी कंज्यूम और वी यूटिलाइज दैट एटीपी। दैट वाज द केमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस। देन वी हैव एट 18th पोजीशन अर्नोल्ड 1961। He gave the concept of cyclic and non-cyclic phosphorylation और photophosphorylation। कैसे साइक्लिक फॉर्म में एंड नॉन साइक्लिक फॉर्म में
फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसकी जानकारी अर्नॉन ने दी थी 1961 में। देन वी हैव हेचेनस्लेक C4 साइकिल, C4 पाथवे, जो हमारा क्रेसोलिसिन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम पाथवे जो हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे हम जब आगे। तो देन वी हैव वेयर देयर वी विल डिस्कस कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था हेचेनस्लेक का 1966। एंड देन वी हैव कार्पिलोव 1970 में इन्होंने टर्म दिया था C4 साइकिल, और इन्होंने C4 साइकिल को एक और नाम दिया, इन्होंने कहा कि इट इज अ काइंड ऑफ कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस। क्या बोला मैंने? इट इज अ काइंड ऑफ कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस जो C4 प्लांट में होता है, मेज प्लांट में होता है, शुगर केन में होता है। ये हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। एंड देन वी हैव लास्ट एट द 21st पोजीशन ह्यूबर, मिचेल एंड डेज़ेनहोफर। इन्होंने 1985 में स्टडी की 3D स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेटिक सेंटर की, और इन्होंने 3D स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके इन्होंने एग्जैक्टली वो सारी चीजें एक्सप्लेन करी जो इतने सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से अलग अलग साल में एक्सप्लेन किया। और 3D स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग होता है, वो बहुत जल्दी एक बेहतर इंपैक्ट क्रिएट करता है ब्रेन में किसी भी चीज को बेहतर ढंग से समझने के लिए। तो दिस इज व्हाट द ब्रीफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक साइंटिस्ट that need to be known by all of you। तभी मैंने इस फर्स्ट वीडियो के पार्ट में फोटोसिंथेसिस में मैंने इसको चूज किया ताकि मैं उन सभी साइंटिस्ट के बारे में आपको बता सकूं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमॉन्स्ट्रेशन है, जो एक्टिविटी है प्रूविंग की, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि ये सभी तक पहुंच सके, ये हमारी आपसे गुजारिश है। थैंक यू।